हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सी जी कोफिशिएंट्स। एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है ये, और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए और CSIR नेट UGC नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो सी जी कोफिशिएंट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर हम उसके बाद वहीं से हम सी जी कोफिशिएंट्स को पढ़ेंगे कि मतलब वहीं से हमारे पास सी जी कोफिशिएंट्स निकल के आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बुक लिखी है कि ये नोट्स आपको कहाँ से प्रोवाइड हुए हैं। जेटली की बुक है, ठीक है, विले पब्लिकेशंस। तो यहाँ पे सी जी कोफिशिएंट्स बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहीं से आपको नोट्स मिक्स करके मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारे पास ये कम्यूटेशन रिलेशन है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वांटिटी इन कम्यूटेशन रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगी, जैसे हमने लास्ट मेरी वीडियो में हमने कम्यूटेटर्स पे एक वीडियो पढ़ी है, मैंने बनाई है, उसमें एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन था। यहाँ पे जे नहीं था, मैंने एल लिया था, LX LY। अब क्योंकि जे टोटल होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का टोटल, तो इसलिए यहाँ पे जे लिया है, ठीक है। तो अगर कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन इस तरीके से सेटिस्फाई होगा, JX JY इज इक्वल्स टू आयोटा H कट JZ, सिमिलरली JZ JX इक्वल टू आयोटा H कट JY, मतलब एक साइकिल चल रही है X Y Z, X to Y, जब XY होंगे तो क्या आएगा Z, जब ZX होंगे तो क्या आएगा Y, और YZ होंगे तो X, मतलब इस तरीके से साइकिल चलेगी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वांटिटी ये कम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई करती है, वो क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये हम JX JY JZ को मतलब हम एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ये कम्यूटेशन रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम दो एंगुलर मोमेंटा ले रहे हैं, J1, और ये ऑपरेटर है, मतलब दो एंगुलर मोमेंटा ऑपरेटर ले रहे हैं हम, J1 और J2, जो कि J1 हम ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली 1 पार्टिकल को बिलोंग करेगा, J2 पार्टिकल 2 को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब और क्योंकि मैंने अब ये दो एंगुलर मोमेंटम लिए हैं, J1 और J2, तो J1 के आगे कंपोनेंट्स होंगे J1X, है ना, ऐसी J1Y J1Z, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स होंगे। सिमिलरली J2 के कंपोनेंट्स होंगे J2X J2Y J2Z। तो ये भी यही कम्यूटेशन रिलेशन सिमिलरली वाले फॉलो करेंगे, बस यहाँ पे 1 लगा देंगे हम, 1 1 1 2 1 1 1 Z 1X 1Y 1Z, ठीक है। तो मतलब कोई भी एंगुलर मोमेंटा है उसके कंपोनेंट्स ये सारे कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब लेकिन J1 और J2 क्योंकि दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स के हैं दोनों एंगुलर मोमेंटम, तो ये दोनों इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो कम्यूट करेंगे, मतलब उनका कोई रिलेशन, जैसे रिलेशन करके यहाँ पे क्या आएगा 0, कम्यूट करने का मतलब क्या है 0 आएगा, ठीक है। तो J1 और J2 इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे कम्यूट, मतलब उनका रिलेशन जब कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पार्टिकल्स के हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने ले लिया J1Z, ये जनरलाइज किया है, J और K XYZ है ना। तो अगर ये J1X है और ये J2XY कुछ भी हो सकता है, तो मतलब 1 का 2 के साथ कोई भी कंपोनेंट हो यहाँ पे XYYZ जो मर्जी, हमारे पास हमेशा ये कम्यूट करेगा, हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं 1 पार्टिकल के लिए। तो 1 पार्टिकल के लिए अगर हम J1 लेते हैं एंगुलर मोमेंटम और M1 ले लेते हैं कि वो क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इन दोनों को जो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दोनों अगर हम कंसिडर करें, तो 1 पार्टिकल के लिए अगर हम जॉइंट आइगन स्टेट देखें, जॉइंट मतलब दो आइगन स्टेट देखें, तो J1 के लिए आ जाएगी स्मॉल J1 और M1 M1, तो मतलब 1 पार्टिकल के लिए मैंने स्टेट ले ली J1 M1। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए हमारे पास जॉइंट आइगन स्टेट हो जाएगी J2 M2, ठीक है। अब तो हम अब इस टाइम पे हम दो ऑपरेटर्स ले रहे हैं, एक है J1 स्क्वायर, एक है J1Z, एक पार्टिकल का, ठीक है। J1 स्क्वायर ऑपरेटर क्या है J1X स्क्वायर प्लस J1Y स्क्वायर प्लस J1Z स्क्वायर, मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम है, ठीक है, J1 स्क्वायर, और J1Z है सिर्फ Z कंपोनेंट। तो इन दोनों के लिए मैंने आइगन स्टेट ले ली J1 M1, मतलब ठीक है हम ये आइगन स्टेट ले रहे हैं, और सेकेंड पार्टिकल के लिए आइगन स्टेट हो जाएगी J2 M2, ठीक। अब
क्योंकि J1 स्क्वायर J1Z, सिमिलरली J2 स्क्वायर J2Z, मतलब ये वन पार्टिकल के लिए दो ऑपरेटर्स ले लिए, ये सेकंड पार्टिकल के लिए दो ऑपरेटर्स ले लिए, ये वाले है ना। अब ये इस आइगन स्टेट पे अप्लाई होंगे क्योंकि ऑपरेटर किसी फंक्शन वेव फंक्शन पे ही अप्लाई होता है। तो ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे जब हम अप्लाई करेंगे, हमने ये देखना है कि J1 स्क्वायर हमेशा सिर्फ इसके साथ वैल्यू देगा, ये हमेशा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये ऑपरेट सिर्फ इस पे होगा, तो इसके हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आएगी, J1 ब्रैकेट J1 + 1 h कट स्क्वायर, और ये आइगन स्टेट एज इट इज़ रहेगी। ये ऑपरेटर का होता है ना कि ऑपरेटर जब लगता है तो हमें आइगन वैल्यू देता है और वेव फंक्शन एज इट इज़ रहता है, ठीक है। सिमिलरली J1Z जब लगेगा, क्योंकि Zth कॉम्पोनेंट है तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ ही रिलेशन देगा, बाकी दोनों को नहीं छेड़ेगा, J1 को नहीं छेड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 h कट, और ये स्टेट आइगन स्टेट एज इट इज़। सिमिलरली J2 स्क्वायर J2 पे लगेगा, J2 + 1 h कट स्क्वायर J2 M2, और जब सेकेंड कॉम्पोनेंट के सेकेंड पार्टिकल के लिए जो Zth कॉम्पोनेंट है वाला ऑपरेटर है वो M2 पे, M2 h कट J2 M2, ठीक। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अब हमारे पास S मतलब जो स्पिन है वो 1 है ना। मतलब अगर दो पार्टिकल्स हैं तो 1/2 + 1/2 करके ये स्पिन आ गई 1, ठीक है। और इस स्पिन के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, हमें पता है कि जो भी अगर ML हो या MS हो, है ना, वो कैसे वेरी करता है, -L2 + L या -S2 + S। अब यहाँ पे क्योंकि मैं S ले रही हूँ तो ये क्या होगा, +1 to -1, तो 1 0 -1। तो मतलब अगर मैं मतलब 3 वैल्यूज़ आई हैं, है ना, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं M की, और ये हम जनरलाइज किस फॉर्मूले से करते हैं, 2S + 1, क्योंकि अगर मैं S की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो मतलब 3 पॉसिबल वेव फंक्शन बन गए हमारे पास। S = 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग M की वैल्यूज़ 3 है, तो इसलिए हमारे पास वेव फंक्शन कितने पॉसिबल हैं, 3। देखो 1 1, मतलब S तो 1 रहेगा, जैसे यहाँ पे हम JM ले रहे हैं ना, तो मैं JM को समझाने के लिए मैं आपको S के साथ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर J यहाँ पे S है तो वो तो फिक्स रहेगा 1। M की वैल्यू चेंज होती है ना, -J2J -L2L -S2S, तो वो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 हमें फंक्शंस देगा, वेव फंक्शंस 1 1 1 0 1 -1, ठीक है। तो मतलब जैसे अभी ये फॉर्मूला हमने 2S + 1 जनरलाइज किया, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2J1 + 1 वन पार्टिकल के लिए और 2J2 + 1 सेकेंड पार्टिकल के लिए। तो मतलब हमारे पास डायमेंशन क्या आएंगी, J1 के ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली डायमेंशन आएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डायमेंशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, consider now the two particles or two subspaces 1 and 2 together denoting their joint eigenstates by this। अब ये दो पार्टिकल्स अब हम टुगेदर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक है एडिशन, हमने दो एंगुलर मोमेंटा को ऐड करना है ना। तो अब हम दो पार्टिकल्स टुगेदर, अभी सिंगल अलग अलग थे, सेपरेट थे, अब हम दो पार्टिकल्स को टुगेदर ले रहे हैं, तो उनका जॉइंट आइगन स्टेट क्या होगा, J1 J2 M1 M2, है ना, या फिर J1 M1 J2 M2, मतलब उस तरीके से हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो इनको इस जॉइंट आइगन स्टेट को, मतलब जब हमने दो पार्टिकल्स को जॉइंट करना है, टुगेदर लेना है, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनके जो अलग अलग आइगन स्टेट्स थे उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स से लिख सकते हैं। तो मतलब जॉइंट आइगन स्टेट कैन बी रिटन एज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअली जो उनकी दोनों की आइगन स्टेट थी। तो उनकी फर्स्ट पार्टिकल की हमने क्या ली थी, J1 M1, और सेकेंड पार्टिकल की क्या ली थी, J2 M2। तो मतलब ये जो जॉइंट आइगन स्टेट है, जब टुगेदर दोनों को हमने इकट्ठे लिया, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन जो इंडिविजुअल आ रही थी उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल से समझाया है कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो S का लिया था ना, S और M। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ J का ही, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं। तो मान लो दो पार्टिकल्स हैं, उनका एंगुलर मोमेंटा J1 है 1 और दूसरे का भी है 1, ठीक है। तो यहाँ से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग M1 क्या हो जाएगा, 1 0 -1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1 0 -1। तो J2 M2 J1 M1 दोनों आ गए हमारे पास। अब J1 M1 जब मैंने आइगन स्टेट बनानी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 आइगन स्टेट है ना, 1 1 1 0 1 -1, और J2 M2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी मेरे पास 3 पॉसिबल वेव फंक्शंस है, 1 1 1 0 1 -1। तो मतलब 3 आइगन स्टेट्स इसकी और 3 आइगन स्टेट्स इसकी, ठीक है। तो ये तो चलो अभी हमारे पास थोड़ी सी वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज थी, तो
हम इसको बना के देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं ना। तो अगर ज़्यादा हो तो जनरल फॉर्मूला हमें पता ही है, 2J1 + 1 2J2 + 1। तो अगर हम इसके लिए चेक करें, J1 की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास M की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 3, मतलब पूरी टोटल जो आइगन स्टेट्स हैं 3। और आप देखो मैंने मतलब निकाल के भी दिखाई हैं, 3 आ रही हैं। सिमिलरली 2J2 + 1 इसके लिए भी 3 आ रही है। तो और टोटल अगर डायमेंशंस निकालनी है, क्योंकि हम दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम दो पार्टिकल्स को, तो उनकी डायमेंशंस को, जैसे हम आइगन स्टेट्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, सिमिलरली डायमेंशंस भी उनकी प्रोडक्ट हो जाती है। तो 2J1 + 1 × 2J2 + 1 और 3 × 3 मतलब 9। मतलब जब हम इन दोनों को टोटल आइगन स्टेट लिखेंगे इनकी, हमारे पास कितनी आइगन स्टेट्स पॉसिबल है, 9। कैसे, एक अगर मैं फिक्स कर लूँ और इन जब हम इकट्ठा कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं, तो अब क्योंकि हम तीनों के साथ इसको पॉसिबल वैल्यूज़ है ना इसकी, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 1 या 1 1 1 0 या 1 1 1 -1, है ना। तो इसको इसके साथ भी ज्वाइन किया, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, ये 3 आ गई पॉसिबल टोटल मतलब आइगन स्टेट्स। अब जब इसको फिक्स करेंगे, फिर इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, टोटल 6 हो गई। फिर इसको इसके साथ करेंगे, टोटल 9 हो गई। तो मतलब ये अभी तो एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, लेकिन आप जनरल फॉर्मूला ये अगर याद रखें तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट स्पेस में मेरे पास कितने डायमेंशंस आ रही हैं, कि मतलब टोटल हमारे पास कितने वेव फंक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब हम स्टेप ऑपरेटर्स या लैडर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। हमने पहले देखे हुए हैं कि जो J पॉजिटिव है इसको हम लैडर ऑपरेटर, ये रेजिंग ऑपरेटर है और ये लोअरिंग ऑपरेटर है। मतलब अगर हम इस ऑपरेटर को किसी भी आइगन स्टेट पे लगाते हैं तो वो उसकी एक +1 उसकी जो वैल्यू है वो कर देगा और ये उसको लो कर देगा, -1 से उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो J पॉजिटिव का इस ऑपरेटर की वैल्यू है JX + आयोटा JY। सिमिलरली लोअरिंग ऑपरेटर की वैल्यू है JX - आयोटा JY। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास लैडर ऑपरेटर्स बोलते हैं उसको, स्टेप ऑपरेटर्स या लैडर ऑपरेटर्स। ये रेजिंग ऑपरेटर है, ये लोअरिंग ऑपरेटर है। ठीक है, अब इनका एक्शन देख लेते हैं कि ये लगेंगे कैसे हमारे आइगन स्टेट्स पे, क्योंकि ऑपरेटर है ना ये। तो ऑपरेटर कैसे, जब हम कोई भी ऑपरेटर किसी आइगन स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आइगन वैल्यू आएगी। तो जब J पॉजिटिव इस आइगन स्टेट पे लगेगा तो इसकी आपने आइगन वैल्यू याद रखनी है, H√J - M J + M + 1। मतलब जब रेजिंग ऑपरेटर है मतलब पॉजिटिव है तो यहाँ पे J - M होगा और बाकी सब पॉजिटिव, और जब J नेगेटिव है तो यहाँ पे J + M हो जाएगा और ये नेगेटिव, +1 दोनों में कॉमन है। और उल्टा है, देखो जब ये पॉजिटिव होगा तो पहले हमने माइनस करना है, बाद में पॉजिटिव करना है, और जब ये ऑपरेटर नेगेटिव वाला है तो पहले हमने पॉजिटिव करना है, बाद में नेगेटिव करना है। ठीक है, अब बात आती है M की। जब ये M पे अप्लाई होगा, क्योंकि J पॉजिटिव J स्क्वायर सिर्फ J पे अप्लाई होता है ना, तो ये चीज़ इस पे अप्लाई होएगी, तो J तो एज इट इज़ रहेगा। अब क्योंकि ये रेजिंग ऑपरेटर है तो ये M को M + 1 में चेंज कर देगा, और ये क्योंकि लोअरिंग ऑपरेटर है तो M को M - 1 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो बस आइगन स्टेट को ध्यान में रखना है और ये आइगन वैल्यू ध्यान में रखनी है। और फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि हमारे पास मान लो आइगन स्टेट है 1 0 और उस पर J पॉजिटिव अप्लाई हुआ, तो ये कोई लैम्डा आ गया इसकी, मतलब ये पूरा सॉल्व करके आइगन वैल्यू आई। ठीक है, और ये J1 एज इट इज़ रहा, और ये 0 क्या हो गया, 0 + 1, है ना, क्योंकि J पॉजिटिव अप्लाई हुआ तो उसने 0 को +1, 0 में +1 ऐड कर देगा और 1 आ जाएगा। लैम्डा हमारे पास ये वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी कुछ भी आइगन वैल्यू हो सकती है। नाउ वी हैव टू नोट दैट J1² J2² एंड J² एंड JZ जॉइंटली कम्यूट। अब ये चीज़ कैसे आई, मतलब इसका मतलब ये है कि ये चारों ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ, मतलब अगर मैं J1² को इसके साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करूँ, इसका इसके साथ करूँ, इसका इसके साथ, मतलब इन चारों को कॉम्बिनेशन बना के दो का अगर उनका कम्यूटेटर फाइंड करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। मतलब ये चारों जॉइंटली कम्यूट करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक रिलेशन होता है बहुत बड़ा सा, उसमें ये रिलेशन उस पूरे को अगर हम लर्न करें और फिर उसका फाइंड करके देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको देखेंगे, नोट करेंगे कि ये चारों के चारों जॉइंटली कम्यूट करते हैं। जॉइंटली मतलब ये चारों आपस में हर एक कम्यूटेटर इसका 0 आएगा। ठीक है, तो नाउ सिंस दीज सारे ऑपरेटर्स फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स, तो अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो
इसकी मतलब इन चारों को हम सेम स्टेट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। J1 स्क्वायर का आइगन स्टेट J1, J2 स्क्वायर का आइगन स्टेट J2, J स्क्वायर का आइगन स्टेट J और JZ है ये, और JZ का आइगन स्टेट M। क्योंकि ये चारों ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं तो इन चारों के आइगन स्टेट्स को हम जॉइंटली ले सकते हैं। और कैसे, ये मैंने जॉइंट आइगन स्टेट दिखा दी, मतलब सेम स्टेट में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो J1, J2, JM ये हमारे पास, ठीक है, आइगन स्टेट आ गई क्योंकि ये चारों ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं और उनकी हमने इसकी आइगन स्टेट लिख दी। अब यहाँ पे है कि J1 और J2 तो कभी चेंज नहीं होंगे क्योंकि जो J1 J2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब उन दो एंगुलर मोमेंटा जो हम दो पार्टिकल्स का ले रहे हैं वो तो चेंज नहीं होगा। J क्या होता है, J का जो वैल्यू होती है J1 प्लस J2 से लेके माइनस J1 माइनस J2 से लेके J1 प्लस J2 तक होती है ना। तो J तो हमेशा चेंज कर सकता है क्योंकि हम कोई भी जब दो माइनस वाली लेंगे या मैक्सिमम लेंगे या मिनिमम लेंगे J तो चेंज होगा। और M कॉरेस्पॉन्डिंग J के साथ होता है माइनस J2J M की वैल्यू। तो मतलब हमारे पास J और M की वैल्यूज़ ही चेंज होंगी, J1 J2 सेम रहेंगे। तो मतलब इस आइगन स्टेट में हम J1 J2 को ना भी लिखे चलेगा, M1 M2 भी लिख सकते हैं, और इसमें J1 J2 ना भी लिखे तो JM सिंपल इसको लिख सकते हैं। तो मतलब इन दोनों की जगह हम ये भी लिखेंगे तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। M मैंने लिखा है M वेरीज फ्रॉम माइनस J2J, हमें पता ही है ये। नाउ द सेट ऑफ वेक्टर्स दिस, अभी जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसका मतलब ये है कि JM, क्योंकि एक आइगन स्टेट थोड़ी ना है, J तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती है ना, J1 माइनस J2 से लेके J1 प्लस J2 तक, और M की वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो ये सारे वेक्टर्स फॉर्म अ कंप्लीट एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मतलब अगर सेम होंगे तो 1 आएगा, अगर डिफरेंट मतलब ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन दोनों कंडीशंस मतलब ये फॉलो करेगा। अगर सेम होगा तो आंसर 1 देगा, अगर डिफरेंट होगा तो उसका जो समेशन हम करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास, इसको मैंने लिखा है कि JM और JM क्योंकि दोनों सेम है तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 1। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। मतलब प्रोजेक्शन ऑपरेटर का मतलब है कि कोई एक आइगन स्टेट है उसको ही उसके साथ हम वही आइगन स्टेट को दूसरे सेम आइगन स्टेट से प्रोडक्ट और साथ में समेशन मतलब उन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1, ठीक। और अगर डिफरेंट हो तो 0 भी आ सकता है। तो ये तो जब सेम ऑपरेटर्स हैं तो हमारे पास 1 मिलेगा। अगर डिफरेंट है तो क्योंकि अगर बिल्कुल डिफरेंट है तो वो 0 देगा, तो उसको हम किससे करते हैं, क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन से। उसका मतलब ये है कि अगर ये सेम है तो पूरा 1, अगर डिफरेंट है तो 0। तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो हमने पढ़ा हुआ है उस चीज़ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं और ये रिलेशन हम याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं कि बाय लॉन्ग प्रूफ हमें मतलब एक पूरा प्रूफ करके डेराइव करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं कि J की वैल्यू J1 माइनस J2 से लेके J1 प्लस J2 तक होती है। हमें पता भी है तो उसको पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। और हम पढ़ते भी आते हैं कि J1 माइनस J2 से लेके इसकी वैल्यूज़ J1 प्लस J2 तक होगी। और एवरी J के लिए M की जो वैल्यूज़ होंगी वो माइनस J2J होगी, ठीक है, ये हमें पता है। और टोटल वैल्यूज़ M की 2J प्लस 1 ये फॉर्मूला भी हमें पता है ना। नाउ अब हमारे पास दो आइगन स्टेट्स हैं JM और J1 J2 M1 M2, ये हमने जो जॉइंट ली थी, है ना। और तो मतलब इन दोनों को अब हमारे पास ये कि इन दोनों को हम कनेक्ट कैसे करें, मतलब हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी कि जो इन दोनों बेसिस को कनेक्ट कर रही थी, ठीक, कनेक्ट कर पाए, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे CG कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, मतलब आप देख रहे हो पूरा पहले एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है, उसी के लास्ट में हमारे पास CG कोफिशिएंट्स निकल के आ रहे हैं कि जब दो बेसिस हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कर रहे हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए जो हमें मैट्रिक्स या फिर जो हमें मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो ही क्या है, CG कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो कोफिशिएंट आएगा उस कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, CG कोफिशिएंट। क्योंकि दो बेसिस जब आपस में रिलेट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा ना, बस वही जो इसको और इसको रिलेट करे दैट इज CG कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब दीज आर द कोफिशिएंट विच कनेक्ट स्टेट्स दिस टू दिस, मतलब ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है।
और अब हमें ये भी पता है कि अगर सेम स्टेट है उसको मैं उसी के बराबर तो लिख ही सकती हूँ, साथ में आई आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, आई इज़ 1 ना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ। अब इस आई को हम चेक करते हैं कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। देखो हमें एक नाउ वी कैन सिंपली राइट, अब कि ये हमें पता है कि इसको हम आइडेंटिटी अगर लिखें तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हमें आई को चेक करना है कि इस आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि कोई भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा उसका ये एक वेव फंक्शन है, उसी के वेव फंक्शन को उसी के साथ अगर हम ये मतलब ब्रा वेक्टर कैट वेक्टर जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों को जॉइंट लें, तो प्रॉपर्टी क्या है कि ऐड करके उन सबको प्रोजेक्शन ऑपरेटर को हमारे पास आइडेंटिटी मिलती है। ठीक, तो इसमें अगर मैं इस जे एम एज इट इज़ लिखूँ और ये जे एम भी एज इट इज़ लिखूँ और इस आई की जगह एक आइगन स्टेट ले लूँ, उसी के इस मतलब ये वाला आइगन स्टेट इस आई एन की जगह मैं ये ले लूँ J1 J2 M1 M2, जो मतलब इसको हमें रिलेट करवाना है, ठीक है, ये चीज़ ले लूँ और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास ये क्या होगा, आई ही होगा ना, आइडेंटिटी होगी, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है कि किसी भी आइगन स्टेट को जब समेशन करके टोटल ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आती है। तो इस पूरे को आई की जगह अगर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ठीक है, और ये जे एम एज इट इज़ लिखा रहने दें। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने मतलब जिस चीज़ को रिलेट करना है उसी को यहाँ पे वो मैंने वेव फंक्शन ले लिया है ना। तो अब हमारे पास ये तो आ गया, बस मेरे को ये चीज़ यहाँ चाहिए, ये कैसे आएगी, है ना, क्योंकि हमें रिलेट तो सीजी कोफिशिएंट जो रिलेट करता है वो तो इसको और इसको करता है ना। अब यहाँ पे हमने अभी तो सिर्फ ये और ये ही लिया हुआ है, हमें यहाँ पे J1 J2 M1 M2 चाहिए, वो कैसे आएगा, देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि दिस ये वाला और ये वाला, ठीक है, ब्रैकेट वेक्टर का जब हम करते हैं तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। अब जब भी स्केलर प्रोडक्ट होगा तो वो नंबर है कोई स्केलर, तो वो आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, तो ये JM इधर आ जाएगा और ये चीज़ हमें जो चाहिए वो हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये समेशन तो जिस पे जो कंडीशंस हैं वो एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी JM, और जो मेरे को रिलेशन चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। तो अब हमारे पास JM बेसिस और J1 J2 M1 M2 बेसिस आ गया, तो मतलब कनेक्शन हो गया इसका और इसका। अब इसको और इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये सारा, और ये हम अगर चेक करेंगे तो ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब ये जो पूरा कोफिशिएंट है, मतलब ये एक मैट्रिक्स, जो भी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं जो इसको और इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, इसी के कोफिशिएंट्स को हम क्या बोलेंगे, सीजी कोफिशिएंट्स। मतलब ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पूरी मैट्रिक्स होती है, उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे बस वो क्या होंगे, सीजी कोफिशिएंट्स। क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स जो हैं इस आइगन स्टेट को और इस आइगन स्टेट को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो बस सिंपल सी, मतलब पूरा पहले वो पढ़ के हम पूरा यहाँ तक आए हैं, और फिर लास्ट में जो सिंपल है, जो इसको और इसको रिलेट कर रहा है, इस पूरी दोनों बेसिस को, डिफरेंट बेसिस को, मतलब जॉइंट आइगन। अब हमने यहाँ पे करा क्या है कि इंडिविजुअली जो एंगुलर मोमेंटम थे उनको जॉइंट किया, टुगेदर किया है, उन दोनों की जो जॉइंट आइगन स्टेट्स थी उनको जो कनेक्ट करता है, वो उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी मैट्रिक्स एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीजी कोफिशिएंट्स। तो अभी ये इंट्रोडक्शन था, अभी मैं आपको सीजी कोफिशिएंट्स का 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी, थोड़ा सा और भी है इसके आगे, केसेस भी हैं इसके, कि जो 2 केसेस बनते हैं, एक मिनिमम केस एक मैक्सिमम केस, तो वो हम सारा भी करेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है, ये पता किया है कि सीजी कोफिशिएंट्स होते क्या हैं। तो इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।